Guys, please subscribe IS with Ojang sir and please press the bell icon to never miss an update. क्या पढ़ें? ये ना एक न्यूज़पेपर आया, क्या पढ़ें? तो सबसे पहला आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तब तक होना चाहिए जब तक ये आपके दिमाग में रट ना जाए। कैसे? कौन न्यूज़पेपर पढ़ पाता है और कौन न्यूज़पेपर पढ़ने का जो है वो दावा करता है, नाटक करता है। जैसे ही न्यूज़पेपर आया, आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए। कई बार हम न्यूज़पेपर को जो है वो चाय वाले की दुकान की तरफ पढ़ते हैं और वही पढ़ते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट बहुत होता है। ठीक है, क्या मोदी जी हार गए, क्या चल रहा है अभी इनका? बोले अरे राहुल गांधी इस बार न प्रधानमंत्री बन जाते, कहना तुम्हारा काम नहीं है इसका। ठीक है, ये सब चलता रहेगा, इट्स कॉन्टिन्यूअस थिंग, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें इस पूरे न्यूज़पेपर में अपने काम की चीज़ ढूंढनी है। कैसे? सबसे पहले आपकी सिलेबस पर पकड़ होनी चाहिए। पेन उठाइए, हेडिंग कुछ भी आई है, जैसे मान लीजिए किसानों की कर्ज माफी। ठीक है, तो आप सीधे उस पर लिखिए दिस इज रिलेटेड टू द जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 इज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड 2 इज रिलेटेड टू द पॉलिसीज। ठीक है, ये दोनों से रिलेटेड है। तो मुझे क्या हुआ, दैट इज रिलेटेड टू द माई जीएस पेपर 3। अब आगे उस पर बहुत सी कहानियां आई हैं कि फलाना राज्य में ऐसा हुआ, फलाना, ये मेरे काम का नहीं है। मुझे उसमें से क्या निकलना, मेरी आंसर राइटिंग के लिए सिर्फ एग्जांपल देना कि हाल ही में फलाना राज्य ने इतने करोड़ रुपए माफ किए। इसके बाद जैसे आप पेपर उठाते जाइए, आगे देखेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे न्यूज़पेपर में आगे की तरफ। उसके बाद क्या होगा, आप उसके साथ जो है मेंशन करना शुरू कर दिए, जीएस पेपर 1 है फलाना। मान लीजिए महिला सशक्तिकरण यानी सोशल इशू आया, या सरकार ने वृद्धजनों की सुरक्षा के लिए कोई योजना लगाई, या अभी आपने देखा कि अमेरिका ने ओबामा केयर को वहां के कोर्ट ने जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इन चीजों का संबंध मेरा किसके साथ है। ठीक है, या भारत में वृद्धों के लिए या बच्चों के लिए कोई पॉलिसी निकाली, तो आपको सीधे पता होना चाहिए कि मेरा जीएस पेपर 1 में है या जीएस पेपर 2 में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आई, आंतरिक सुरक्षा की बात आई, कृषि की बात आई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात आई। आप सबसे पहले जैसे ही पेपर आएगा उसको जो है मेंशन करना शुरू कर दिया। और अगर आप मेंशन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका स्टार्टिंग ही खराब है, गया हो गया मामला साफ। उसके लिए फिर आपकी हर खबर जब आप इस तरह स्क्रूटनाइज करोगे, ठीक है, यानी जीएस पेपर 1 में है, 2 में है, 3 में है, उसमें भी सब कैटेगरीज होती है। ये तो होगी कैटेगरीज, ये श्रेणी हो गई कि आपने इसको कैटेगरी कर लिया। फिर इसके बाद आ जाते हैं सब कैटेगरी। सब कैटेगरी का मतलब होता है आपके उसके सब डोमेन क्लियर होने चाहिए। जैसे अभी सरकार ने, कल ही मैंने जो एग्जांपल लिया कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण यानी कि अभी आपने ई नैम मार्केट को एस्टैब्लिश किया, सपोज दैट इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सिलेबस में ई नैम के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये तो प्रोग्राम एंड पॉलिसी है। सवाल है कि मैं इस खबर का इस्तेमाल कहां करूंगा। मेरे सिलेबस में अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग दिया हुआ है, एंड डाउन स्ट्रीमिंग। सबसे पहले मुझे इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि सिलेबस में इसका मतलब क्या है। डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है वितरण या उसकी मार्केटिंग करना। ठीक है, और यहां पर जो है इसके माध्यम से क्या होगा, जो किसान है उसको एक पैन इंडिया मार्केट दिया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दिया जाएगा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये प्री का क्वेश्चन है 2 साल पहले का, तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये इसके माध्यम से सरकार क्या करेगी, डाउन स्ट्रीमिंग को सेट करने की कोशिश करेगी। यानी मेरे सिलेबस की सब कैटेगरी क्या है, आप उसके अंदर लिख दीजिए, उसके अंदर लिख दीजिए। खबर आपने पढ़ी कि अभी दांतेवाड़ा में जो है वो नक्सलाइट हमला हुआ है और इसमें कई हमारे जवान शहीद हुए। ठीक है, और दूसरी एक खबर उसी के नीचे आई कि वहां के जो है वो सरकार जो है वहां के जो नक्सलाइट्स है, जो लोग हथियार डाल रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए एक बड़ी योजना चला रही है। अभी आपने देखा ना, उनकी शादियां जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा न्यूज़पेपर में? अब आपको ये पता चलना चाहिए कि पहली बात मेरे किस पेपर में है। ठीक है, जीएस पेपर 2 में है या 3 में है। उसके बाद इसकी सब कैटेगरी कहां है। सब कैटेगरी हमें दिखाई पड़ रही है डेवलपमेंट वर्सेज एक्सट्रीमिज्म। आंतरिक सुरक्षा हो गया कैटेगरी पेपर, उसके साथ किस हिस्से में, डेवलपमेंट वर्सेस एक्सट्रीमिज्म। यानी कि अगर हम डेवलपमेंट को बढ़ाते जाएंगे तो अतिवाद में कमी आती जाएगी, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट को असंतुलित करेंगे तो अतिवाद क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। कैसे? अगर आपने किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया और उसने अंत में क्या हुआ, हथियार उठा लिया, तो जैसे जैसे आप विकास बढ़ाते जा रहे हो क्या हो रहा है, अतिवाद बढ़ता जा रहा है। दीज आर द सब कैटेगरीज। अगर आप ये एक्सरसाइज 5 से 7 मिनट के अंदर कर लेते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आज भी आप न्यूज़पेपर खोलिए, आपको पता चलेगा 5 से 7 से ज्यादा न्यूज ही नहीं है। अब मुझे बताओ 5 to 7 न्यूज तैयार करने में कितना टाइम, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसमें भी जब आप सब कैटेगरी बना लोगे, देखोगे कि अभी क्या हुआ कि सरकार ने यहां 3 राज्यों में सरकार बनी, इन 2 राज्यों में कर्ज माफ कर दिया गया। अब तुम्हें इस पूरा इतना बड़ा आया ना, इतना बड़ा, तुम्हारे किसी काम का नहीं। तुम्हारे काम का क्या है, जब आपको मुझे आंसर राइटिंग लिखनी है कि कर्ज माफी, मेरा मुद्दा क्या, कर्ज माफी, इसमें केवल मुझे 2 राज्यों का क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। नाम ही तो चाहिए मुझे। इसका मतलब ये पूरा एडिटोरियल मेरे लिए क्या है, बेकार, काट के फेंक दो। तो क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। एक्चुअली में जिस स्टूडेंट को एक्सरसाइज आती है मतलब वो अपनी कैटेगरी यानी किस पेपर से रिलेटेड है, सब कैटेगरी यानी किस टॉपिक से रिलेटेड है, और ये मेरे काम का कहां होगा, इसको ये पता है, उसके लिए न्यूज़पेपर 45 से 50 मिनट से ज्यादा का खेल नहीं है। हद से हद गया तो 1 घंटा,
बस। इसके बाद एक और सिंपल सा कैटेगरी बनती है, वो भी बता देता हूं। सॉरी, हमें पढ़ना क्या होता है, ठीक है। जैसे अभी मान लो आप जनरल अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि मुझे इसमें क्या पढ़ना है। अब नंबर 1, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनका डिसीजन पढ़ लो। सीधे सीधे क्वेश्चन न्यायिक सक्रियता से आता है, सीधे सीधे आता है, जुडिशियल एक्टिविज्म, सीधे क्वेश्चन आता है। तो इनके जो भी जजमेंट आ रहे हैं, अगर कोई ऐसा है, और इस पे भी जजमेंट जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ट्रिपल तलाक, ठीक है, धर्म का मुद्दा, लिंग का मुद्दा, या तमाम ऐसी चीजें, या किसी भी कानून को जो है संसद ने जब पार किया और उसकी जो है समीक्षा की, जैसे कि आपने देखा कोलिजियम विवाद हो गया, सीबीआई पर कोई विवाद, किसी जो है वो संस्था की स्वायत्तता के बारे में बात कर रहा है, या किसी भी महत्वपूर्ण पद जो निष्पक्षता स्थापित कर, जैसे सीवीसी हो गया, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, तो इनकी जो नियुक्ति होती है उस पर अगर कोई उसका जो जजमेंट आ रहा है, तो वो जजमेंट किस में देखा जाएगा, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में देखा जाएगा। तो सबसे पहले तो इसको उठाकर किनारे रख लो कि ये भाई मेरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब जब भी राष्ट्र का चर्चा मुद्दा रहा है, मेंस में तो खैर ये क्वेश्चन आया ही आया। अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डिसीजन, स्पेशली अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो किसी भी बात को या तो उसको परिभाषित कर रहा है या इसके ऊपर कोई एक विवाद पैदा कर रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको यहां से उठा लोगे। दूसरा, नेशनल इश्यूज में आ जाओगे। तो नेशनल में जब आते हो किसी न्यूज़पेपर में, तुम देखते हो ढेर सारी बातें चल रही होंगी, ठीक है, कि आज संसद ये चली नहीं चली, लोकसभा स्पीकर ने ये कहा, इस तरह के एडमिट आ रहे हैं ना कि तुम्हारा जो बच्चों की जो स्कूल तुमसे अच्छे होते हैं, ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि बच्चों का स्कूल जो तुमसे अच्छा, वो बच्चे पूछते हैं कि आपकी संसद से अच्छा तो हमारा स्कूल चलता है, उनका स्टेटमेंट है। तो अभी क्या हो रहा है, आपको इन सब चीज़ों पे जो है वो ध्यान नहीं देना है, आप इस शब्द के महिमा में मत फंसिएगा, आपको टू द पॉइंट करना है। जब मैं नेशनल पे सबसे पहले आऊँगा तो मुझे डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पढ़नी है। आप नेता नहीं बनने जा रहे हैं, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, व्हाट इज द मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, वो सभी चीजें जो मेरे देश के विकास के लिए उत्तरदायी हो सकती है। दिस इज नोन एज डेवलपमेंटल पॉलिसी, यानी विकासवादी राजनीति। विकासवादी राजनीति में हमारे जो मंत्री गडकरी जी ने कहा कि नेशनल हाईवेज में भारत ने बहुत ज्यादा प्रगति की है, भारत 106 वाटरवेज बनाना चाहता है, भारत जो है वो नई किस्म की जो हाई स्पीड रेलवे HSR यानी कि जैसे T18 वो इसको एस्टैब्लिश करना चाहता है, बुलेट ट्रेन के लिए हमारा इनपुट अच्छे आ रहे हैं, भारत जो है मेट्रो को जो है वो सार्वभौमिक करना चाहता है, सभी राज्यों के अंदर लेकर आना चाहता है। ये सभी क्या है, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स हैं। सड़क, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार ने कहा कि उड़ान परियोजना के अंतर्गत जो है वो इस बार जो है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ट्रैवलिंग की है, आया इनपुट, तो इसके माध्यम से मतलब कि हम एक नया जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भारत को दे पा रहे हैं। उसके समक्ष होने वाली चुनौतियां, इस पर बात आ रही है, ठीक है। सरकार ने कहा कि जो है वाहन जो है सबसे ज्यादा प्रदूषण करते हैं, तो ई वाहन यानी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए अलग से नीतियां बनाई जाएंगी, उसके लिए रिचार्ज यानी उसको जो है वो दोबारा रिचार्ज करने के लिए जो है वो जैसे हमारे पेट्रोल फिलिंग स्टेशन होते हैं वैसे ई चार्जिंग स्टेशन होंगे। इसके लिए सरकार एक नई पॉलिसी, एक नई नीति लेकर आने जा रही है। ये सभी किसमें आ जाते हैं, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। इसको पकड़ने का सीधा सा तरीका है कि एक आम आदमी के रूप में इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव होगा। अगर ये क्वेश्चन आप वहां पूछ सकते हो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स से, ठीक है। दिस इज नोन एज डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। सड़क कौन प्रभावित, किसको प्रभावित करती है, आपको, और वो प्रभाव कैसे जानेंगे, सीधी सी बात है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर चीज का मेरे ऊपर क्या प्रभाव, मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। और इस इफेक्ट में अगर आप ये समझ सकते हो कि मेरी बेसिक एमिनिटीज को ये कैसे पूरा करेगा, बस हो गया काम, ठीक है। बेसिक एमिनिटीज को कैसे आप पूरा करोगे, यानी कि जो मूलभूत मेरी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकता, उसको ये कैसे पूरा करेगा। मूलभूत आवश्यकता शब्द को पहले समझ लेना कि कहते किसको है। मूलभूत आवश्यकता शब्द का मतलब ये अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि बिजली, सड़क, पानी तुम्हारी मूलभूत आवश्यकता हो। मूलभूत आवश्यकता मतलब होता है उस समसामयिक समय में, मेरी बात को ध्यान से समझना, उस समसामयिक यानी कंटेम्प्रोरी टाइम में आपको मानव के रूप में जो एक मर्यादापूर्ण जीवन जीने के लिए जो मिनिमम आवश्यकताएं होती है वो मूलभूत आवश्यकताओं में गिनी जाती है। तुम्हारे यहाँ कार लग्जरी हो सकती है, अमेरिका में मूलभूत आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि उनका जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आप वहां कार और घर नहीं होगा तो आपको मूलभूत, अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आप वहां कुछ नहीं, एक दवाई नहीं खरीद सकते वहां पे, तो वो क्या है, उसकी मूलभूत सुविधा है। वहां गरीब से गरीब आदमी के पास भी क्या होती है, कार होती है। तुम्हारे यहाँ कार लग्जरी है, तो किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी मूलभूत सुविधा अलग अलग होती है। समसामयिक मतलब आज से 50 साल पहले जो तुम्हारा जरूरत थी और आज की जरूरतें क्या है, बिल्कुल अलग है। आज से 50 साल पहले किस आदमी को इंटरनेट और मोबाइल की जरूरत थी,
लेकिन आज इंटरनेट और मोबाइल भारत में डिजिटल डिवाइड का जो है वो एक कारण बन सकता है। माना जा रहा है कि भारत जो है आर्थिक सामाजिक रूप से तो पिछड़ा ही है, साथ ही साथ इसमें डिजिटल डिवीजन भी देखा जा रहा है। डिजिटल डिवीजन का मतलब जो शहरी लोग हैं वो डिजिटल मीडिया का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं और जो ग्राम लोग हैं वो क्या हो रहा है, अभी उससे पीछे जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान तेजी से और वास्तविक समय के अंतर्गत होता है। और डिजिटल मीडिया वो जो है स्थिति है जहां पर तेजी से आप जो क्या कर सकते हो, उनको जो है क्षमताएं और उनको संसाधन दे सकते हो। क्लियर है भाई? ठीक है, मैं नहीं जा सकता जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़ने, लेकिन अगर मेरे पास कोई डिजिटल नॉलेज है तो मैं अपने गांव में बैठा बैठा क्या कर सकता हूं, पढ़ाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। दिस इज नोन एज डिजिटल डिवाइड। तो याद रहेगा, मूलभूत आवश्यकता किसे कहते हैं? मानव के रूप में डिग्निटी यानी कि डिग्निफाइड लाइफ के लिए जो उसकी जो है जिसे कहते हैं मानवीय जो जीवन है, उसके लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मूलभूत आवश्यकताएं। कहां आज से 20 साल पहले तुमने ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच, टॉयलेट, इनके बारे में कभी सुना था? उस समय तक क्या बात चल रही थी? किसी तरह 2 वक्त की रोटी, चावल, गेहूं, ठीक है, यही काम के बदले अनाज योजना, यही तो थी हमारे पास। लेकिन आज भारत उससे बहुत आगे निकल गया है। तो ये मत समझना कि रोटी कपड़ा मकान दे दिया हमारा काम हो गया, वो भी हम नहीं दे पाए। लेकिन आज हमें क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो हमें शिक्षा भी चाहिए, हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, हमें आवास भी चाहिए और हमें इंटरनेट और मोबाइल भी चाहिए। ये क्या है? इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। ये क्या होता है, ये बदलाव दिखाई पड़ते हैं। तो आज मेरी मूलभूत आवश्यकता क्या है? बदल चुकी है ना मेरी। मुझे आप छोड़े ना कि भाई 2 किलो तुमने चावल दे दिया और बोला ये फटे चितले कपड़े हैं, खादी पहनो और किनारे जाके बैठ जाओ। नहीं भाई, मैं आपके देश का नागरिक हूं। आज सभी तरफ जो डिजिटल नॉलेज है, मुझे भी आप एक मोबाइल और मुझे इंटरनेट, सस्ते से सस्ता इंटरनेट दीजिए आप मुझे। तो ये क्या है? ये आज की मूलभूत आवश्यकता है। सो डिग्निफाइड लाइफ के लिए जो मेरी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक मिनिमम नीड्स हैं, दिस इज नोन एज बेसिक एमिनिटीज। तो वो सभी चीजें जो मेरी बेसिक एमिनिटीज को पूरा कर सकती हैं। जैसे अभी इसरो ने नया जो है रॉकेट छोड़ा जिससे हमारी स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ बढ़ जाएगी और भारत में इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। इंटरनेट की स्पीड बढ़ने की वजह से टेली एजुकेशन, जो मेडिसिन है, ई कोर्ट, ई पुलिसिंग, यानी कि जो आपका डिजिटल गवर्नेंस है वो क्या हो जाएगा? कई गुना बढ़ जाएगा। तो जो बच्चे आज वो हमारे गांव में बैठे हुए स्कूल नहीं पहुंच सकते या उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती, वो जो दूर दराज के इलाके में बैठा हुआ है जिसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल सकती, हेल्थ नहीं मिल सकती, वो भी क्या करेगा? जो है रियल टाइम डाटा के माध्यम से अपनी बीमारी को एम्स के डॉक्टर को बता सकेगा, साहब मैं बस्तर में बैठा हूं, मुझे ये बीमारी, आप एम्स में बैठे मुझे बताइए। और रियल टाइम डाटा से वो क्या करेगा? अपनी उन सुविधाओं को प्राप्त कर लेगा। और याद रखिएगा, जब कोई राष्ट्र अपनी मूलभूत सुविधा यानी बेसिक कम्युनिटीज अपने लोगों को पहुंचा देता है तो चुनाव की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ चॉइस बढ़ा देता है। उसकी चुनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चॉइस बढ़ा देता है। मुझे हर बार अपना इलाज कराने के लिए एम्स में आकर जो है 2-2 महीना नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे शहर जाकर जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी सुविधाएं आज मेरे गांव, मेरे देहात में उपलब्ध हैं। कोई बात नहीं है, भौतिक रूप से नहीं उपलब्ध है लेकिन डिजिटली रूप से वो क्या है? उपलब्ध हैं। तो इसका मतलब है मेरे पास चुनाव की स्वतंत्रता बढ़ गई। मेरे पास अब जो है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस बढ़ गई कि मैं चाहे एम्स में यहीं बैठे बैठे दिखा लूं या अपने अस्पताल में जाऊं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? मेरे गांव के जो स्कूल और अस्पताल में टीचर और डॉक्टर आया कि नहीं आया, इसको देखने वाला कोई नहीं होता था। लेकिन अब रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, डिजिटल कैमरा लगा हुआ है, सारा का सारा डाटा कहां जा रहा है? कोई भी बैठा, दिल्ली में बैठा व्यक्ति सर्वर पर चेक कर सकता है, अरे स्कूल में मास्टर नहीं है, और रियल टाइम उससे पूछा जा सकता है, मास्टर साहब हो कहां, भैंस कहां चरवा रहे हो तुम? यही तो होता है हमारे गांव के स्कूलों में। आज मॉनिटरिंग कहां है? बहुत दिन बाद कोई बिछड़ा हुआ अधिकारी पहुंच गया, उसको दुनिया भर की कहानियां बता देते हैं। तो वो क्या होता है? वो भी चलाता है। इसमें जो सफर करता है वो कौन करता है? जिसके लिए ये सारा संसाधन खड़ा किया गया था। डॉक्टर साहब नहीं है, प्राइवेट क्लिनिक में है, मास्टर साहब नहीं है, ट्यूशन में है, तो कहाँ उसको एजुकेशन मिल रही है, कहाँ उसको हेल्थ मिल रहा है, कहाँ उसको बेसिक कम्युनिटी। लेकिन जब रियल टाइम उसको जो है कैप्चर किया जाएगा तब उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। या इसमें क्या होगा? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट्स होने शुरू हो जाएंगे। अभी क्या होता है? रिपोर्ट मांगी जाती है एसडीएम के पास, बीडीओ के पास, एसडीएम के पास, डीएम के पास। जब पता चला, जब तक ऊपर पहुंची तब तक सरकार बदल गई, पता ही नहीं चल रहा, मौज ही मौज है। लेकिन जब 1-to-1 चेक होगा तब तो मजा आ जाएगा, तो उसको उसका हक मिलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी कि जो चुनने की स्वतंत्रता। और जितनी ज्यादा किसी राष्ट्र में फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, गरीबी यानी पुअर्टी उतनी ही कम होती जाती है। गरीबी इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी इन योर पॉकेट, गरीबी इज अबाउट किसी देश में, किसी भौगोलिक क्षेत्र में तुम्हारे पास कितनी चुनाव की स्वतंत्रता है। सपोज दैट मैं अपने देश में एक अस्पताल स्टैब्लिश करता हूं, लेकिन उस अस्पताल में तुम्हारी जेब में लाखों रुपए गड्डी रखी हुई है, बड़े बढ़िया। अब इस बात को समझना, और दूसरा आदमी इसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, लेकिन तुम फलाना जाति, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज से हो और मेरे अस्पताल में तुम्हारी मान्यताएं नहीं है, तुम्हारी जो है मैं उसका विरोधी हूं,
तुम लाख रुपए रखे रहो, चिल्लाओ कि भाई मेरा मरीज जो है बीमार है, मरने की स्थिति में मैं तुम्हें इंटरव्यू नहीं करने दूंगा, ये चुनाव की स्वतंत्रता है? नहीं है ना। अब तुम गरीब हो, इट डजंट मैटर हाउ मच मनी इन योर पॉकेट। गरीबी का जो डायमेंशन है बहुत बड़ा है। अगर पैसा देने से गरीबी खत्म हो जाती तो शायद हम बहुत पहले ही खत्म कर चुके होते। इसके इतने डायमेंशन, जब यूपीएससी में आओगे देखो गरीबी का मतलब बदल गया है। और मेरे पास एक भी पैसा नहीं। व्हाट अमर्त्य सेन सेड, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, वो कहते हैं मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन ये हॉस्पिटल ऐसा है जो बिल्कुल ही जो कहता है बिना मेरे एक भी पैसे के भी मेरा इलाज मुझे फर्स्ट क्लास मिल रहा है। सो आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट पुअर। मेरे बच्चे को भी वही एजुकेशन मिल रही है जो एक बहुत अमीर आदमी के बच्चे को मिल रही है। जो एजुकेशन सिस्टम वो क्या है, इक्वल है। और सारा खर्चा कौन उठा रहा है? गवर्नमेंट। चाहे जापान हो गया, चाहे स्कैंडिनेविया हो गया, उठा रहा है। कोई पक्षपात की जरूरत नहीं। मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मैं गरीब नहीं हूं। और मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन किसी भी रीजन से, चाहे वो वहां पे जातीय हिंसा हो, चाहे धार्मिक भेदभाव हो, चाहे सांस्कृतिक भेदभाव हो, और मेरा बच्चा वहां नहीं पढ़ सकता, ये क्या है? गरीबी। इसके डायमेंशंस बहुत बड़े हैं। तो यूपीएससी तुमसे यही चीज चाहता है। क्लियर है? तो जब भी अभी पेपर उठाओ, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को अटैच करो। वो सभी चीज जिसके माध्यम से विकास हो सकता है या विकास में कोई अवरोध आ रहा है। ठीक है, जैसे आपने एक बोला कि हम पुल बनाएंगे, बनाया। आज से 6 साल पहले चाइना ने ब्रह्मपुत्रा पे झांगू डैम अनाउंस किया। ठीक है, हम झांगू डैम बना रहे हैं। हमने भी कहा हम भी बनाएंगे। बोले वो एक बना रहा, हम 40 का अनाउंसमेंट करते हैं। हमने अनाउंस कर दिया, हमारी आदत है। 6 साल में चाइना ने झांगू डैम बना लिया ब्रह्मपुत्रा के ऊपर, और हमारा पहले डैम का फाइनल अभी जो है परमिशन आई है। ठीक है, बाकी सब रिजेक्ट हो गए। जब सबसे पास हो गए तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर, बोले इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। एक अब जाकर फाइनल अभी काम शुरू हुआ है। नतीजा क्या हुआ? नदी के ऊपर जिसने पुल बनाया उसको प्रियोरिटी राइट्स आ जाते हैं, क्योंकि नदी के जल का वो क्या शो करता है कि मैं इसका जो है सही उपयोग कर रहा हूं जनता की भलाई के लिए, और उसके पास प्राथमिकता अधिकार यानी प्रियोरिटी राइट्स आ जाते हैं। किसके पास चले गए? और हम क्या कर रहे हैं? तो ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा वो कौन सी चीजें जिसकी वजह से विकास बाधित हो रहा है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर उठाइए और आपको कहीं पर भी डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स या डेवलपमेंटल पॉलिसीज दिखाई पड़ रही हैं, पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज उठा के रख लो, बिकॉज इट क्रिएट्स वैल्यू एडिशन इन योर कंट्री। ये तुम्हारे यहां मूल्यवर्धन का करने का काम करता है, वैल्यू एडिशन। हो गया काम तुम्हारा। ठीक है, सरकार ने कहा जलमार्ग बनाएंगे। क्वेश्चन है क्यों बनाएंगे? क्या होगा? एक नई परिवहन व्यवस्था है। क्या होगा? इससे कई लोगों को लाभ होगा। इसमें जो अकुशल व्यक्ति है उसको भी रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, और ये सबसे सस्ता जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मैथड। तो भैया रेलवे और सड़क में क्या दिक्कत थी? सड़क हम बनाएंगे, बहुत जरूरी, लेकिन भारत की सड़कें जो है वो पर्याप्त नहीं है। भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। भारत की जो सड़कों की स्थिति वो 300 टन से ज्यादा जो है भार बर्दाश्त नहीं कर सकती। वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और इससे जो लागत क्षमता है वो कई गुना होती है, और इसकी वजह से हमारा जो सामान है वो विश्व मार्केट में क्या हो जाता है? नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाता है। हो गया काम। अब जब इस नजरिए से आप पढ़ना शुरू करोगे, दूसरा आपका काम हो गया। तीसरा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। बड़ा मजा आता है इसमें। कई बार ट्रंप ने तो ऐसे माहौल बना रखा है कि उसी को पढ़ने में मजा आता है। इधर ट्रंप हो गए, उधर पुतिन हो गए, इधर सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हो गए, इन्हीं पढ़ने में बड़ा मजा आता है। लेकिन नहीं, बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि किसी भी देश की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में विदेश नीति किसी भी देश की आंतरिक जरूरतों के हिसाब की जो है प्रतिकृति होती है, मतलब उसका जो है रेप्लिका होता है। यानी अगर आपको विदेश नीति को समझना है, जानना है, तो आपको पहले देश की आंतरिक आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने देश की आंतरिक आवश्यकताओं को नहीं समझ सकता वो विदेश नीति को भी समझ नहीं पाएगा। उसके लिए केवल फैक्ट है। गुजराल डॉक्ट्राइन पढ़ेगा, अटल बिहारी वाजपेयी की नीति पढ़ेगा, फलाना पढ़ेगा, उसको विदेश नीति का पर्पस समझ में ही नहीं आएगा। सवाल है कि तुम्हारे देश की आंतरिक जरूरतें क्या हैं। आज तुम्हें अपने लोगों को रोजगार देना है, आज तुम्हें अपने यहाँ निवेश मंगाना है, आज तुम्हें अपने यहाँ तकनीक मंगानी है। इसको लिख भी नहीं रहे हो तुम लोग, सुन रहे बड़े ध्यान से। 5 मिनट बाद अभी उठा के खड़ा करके पूछूंगा मैंने पूरी क्लास में क्या बताया, मुंह से झाग फेंकना शुरू कर दोगे। इसीलिए मैंने कहा था यही बात मैं करने, कल मैं यही बात कर रहा, साइन ऑफ से चाहिए मुझे। तुम्हारा पेन चलते रहना चाहिए, उसके फ्लो चार्ट बनाओ मैं क्या तुमसे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो बैठ के सुनते रहते हो यही तुम पूरे साल सुनते रहते हो। अभी लास्ट में मुझसे पूछ लेना कि सर सुना हुआ कितना याद रहता है, मैं बता दूंगा, वो आंकड़ा बता दूंगा 11%। ठीक है, तो इस पूरी क्लास से तुम केवल 11% लेके जा रहे हो, और 11% लेके तुम जो है देश के सबसे टॉप माइंड से कंपटीशन करने जा रहे हो। सोच लो तुम कहाँ हो। तो हम यहाँ बात कर रहे थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हम लोग बोलते हैं IR तब तक आप नहीं समझ पाओगे जब तक किसी देश की आंतरिक जरूरतें नहीं समझ पाओगे। जरूरत क्या थी? हम नेहरूवियन युग में आते हैं, और नॉन अलाइन मूवमेंट यानी जो है वो किसी भी हम पक्ष में नहीं जाएंगे, हमारी सबसे बड़ी थ्योरी थी। और आगे चलकर तुम देखोगे सालों तक हम जो इसी थ्योरी के दम पर आगे बढ़ते रहे।
हमने पंचशील चाइना के साथ स्थापित किया, ठीक है। हमने ये बताया कि हमारे देश में जो है ये हमारे अल्पसंख्यक समुदाय और हमारी जो संवेदनाएं हमेशा फिलिस्तीन के साथ थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नॉन अलाइन मूवमेंट में आपका कोई मुख्य प्रतिनिधि नहीं जा रहा है, और नॉन अलाइन मूवमेंट से आप निकलकर आज अमेरिका और रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अमेरिका के पक्ष में आपका झुकाव आपको इस समय क्या ज्यादा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि इस समय जो है वो आपने फिलिस्तीन को किनारे किया और इजराइल के साथ जाकर आप खुले मंच पे खड़े हो गए, ठीक है। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां की यात्रा पर गया, खुले आम दुनिया को बताया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये बात हो रही है। एक तरफ हम अमेरिका से दोस्ती कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका का जो काउंटर है ईरान, उसको भी हम साध रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्या रहा है? सर एक बैलेंस बनाया हुआ है। कभी नहीं समझ में आएगा जब तक तुम किसी कंट्री की इंटरनल नीड्स को नहीं समझ पाओगे। इजराइल पे आज हम क्यों जा रहे हैं? इजराइल से हमें रडार चाहिए, इजराइल से हमें सेंसर चाहिए। आज हमें अपने बॉर्डर्स को जो है क्या करना, हमने कहा ना बॉर्डर्स को हम कंप्लीटली जो है इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे, सर्विलांस बढ़ाएंगे। आज हमें हथियार चाहिए, आज हमें अवॉक्स चाहिए, आज हमें ड्रोन चाहिए। आज हमारा जो वॉरफेयर है वो सामने सामने वाली जय माता दी बोल के वाला नहीं है। आज हमारे पास प्रॉक्सी वॉर्स हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि लड़ाई छदम रूप से हो रही है जो सामने सामने कंट्रीज नहीं दिख रही है। एक तरफ दोनों कंट्रीज बातचीत की टेबल पे बैठी हुई है और पीछे हमला हो रहा है। दिस इज नोन एज प्रॉक्सी वॉर। तो प्रॉक्सी वॉर को उसी तरीके से क्या हो जाता है, तोड़ा जाता है। आज प्रॉक्सी वॉर क्या हो रहा है? पंजाब में ड्रग्स लेकर आया जा रहा है, ठीक है, तमाम बॉर्डर हमारे वहां से हथियार आ रहे हैं, नकली नोट आ रहे हैं, हमारे युवाओं को बरगलाया जा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको आतंकी बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज जितने आतंकी बॉर्डर से पार करके नहीं आ रहे, उससे ज्यादा आतंकी हमारे अपने खुद के कश्मीर में पैदा हो रहे हैं। पीएचडी हैं, पढ़े लिखे हैं, छोड़ छोड़कर क्या हो रहा है, आतंकी बनने के नहीं बन रहे। इसका मतलब है अब जो वॉरफेयर है वो क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। सो यहां पर आपको अपनी आंतरिक जरूरतों को समझना पड़ेगा। इस समय इंडिया क्या है। दूसरा, जब हम यहां पर बात करें हमारी आंतरिक जरूरत है सुरक्षा, हमें 5 तरह की सुरक्षाओं को देखना पड़ता है आंतरिक जरूरतों में। पहला होता है हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। बस ये बात ध्यान रख लोगे, तुम्हें आईआर अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी। दूसरी होती है हमारी आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। कल हाफिज सईद क्या बोलकर गया कि जल्दी ही भारत के जो है सीमाओं पर जंग नहीं होगी, भारत के शहरों में जंग होगी। मुंबई अटैक में उसने यही कहा था ना। कल हाफिज सईद का स्टेटमेंट आया है कि जो है वो आने वाले टाइम में, जब अभी ये घटना हुई है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में जो है भारत के बॉर्डर्स पे जंग नहीं होगी, सेनाएं नहीं लड़ेंगी, भारत के शहरों में जंग होगी, यानी बम फोड़े जाएंगे, लोगों को दहशत में रखा जाएगा। तो इसका मतलब है अगली हमारी जरूरत क्या होगी, आंतरिक सुरक्षा। तीसरी क्राइटेरिया पे आता है हमारी खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा, किसी भी देश को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करना ही करना पड़ता है। और इसके बाद आती है तुम्हारी खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। और इसके बाद आती है तुम्हारी रोजगार सुरक्षा। ये भारत की 5 महत्वपूर्ण जरूरतें हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। ये 5 जरूरतें हमारी सबसे महत्वपूर्ण जरूरतें हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और रोजगार सुरक्षा। इस 5 से ही ये हमारे 5 महत्वपूर्ण पिलर हैं जिसपे पूरा राष्ट्र टिका होता है और पूरे राष्ट्र का ओरिएंटेशन होता है, चाहे इंटरनल पॉलिटिक्स में चाहे एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में। आज भारत तेल अपने उत्पादित कर पाता है? नहीं। 3/4 2 तिहाई से ज्यादा हमारी जरूरतें जो है बाहर से देशों से पूरी हो रही हैं। इसका मतलब है कि मुझे उन सभी देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने पड़ेंगे जो फॉसिल फ्यूल मेंटेन करते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो तेजी से प्रगति कर रहा है। और जब कोई भी राष्ट्र आगे प्रगति करता है तो उसकी पर इकाई ऊर्जा की खपत वो कई गुना बढ़ जाती है। आज भारत अपनी प्रति इकाई ऊर्जा खपत यानी कि पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्लियर है? तो जब हम यहां बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एनर्जी की नीड पड़ेगी, मुझे कोयला भी चाहिए, मुझे जो है आज ज्यादा से ज्यादा घरों में मुझे बिजली पहुंचानी है। भारत की आर्थिक जरूरत क्या है भाई? हमने बोला कि जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में हम जो है सबको क्या कर देंगे, बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। और आज भी हमारी 64% बिजली कोयले से उत्पादित की जा रही है। सवाल है कि कोयला आपके पास कहां इतना उपलब्ध है, और आपका जो कोयला है वो इंफीरियर किस्म का यानी बहुत अच्छे किस्म का नहीं है, तो आज आपको कोयला चाहिए। आज आपको जो है आपका ऑटोमोबाइल उद्योग देश में दूसरा सबसे बड़ा जो है वो रोजगार देने वाला क्षेत्र है। तो इसका मतलब मुझे ऑटोमोबाइल उद्योग को क्या करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा। सो ऑटोमोबाइल उद्योग चलता किससे है, फॉसिल फ्यूल से, उसको पेट्रोल या डीजल चाहिए। तो मुझे अपनी ऊर्जा सुरक्षा को क्या करना है, हमेशा हर हालत में मेंटेन करके रखना है। मुझे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले कि मैं, मेरे बगल में चाइना है, मेरे बगल में पाकिस्तान है, मेरे बगल में बहुत जबरदस्त चीजें बदल रही हैं। चाइना आज दुनिया का वो देश है जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है, इकलौता ऐसा देश जो आज सीधे सीधे जो है सीधी टक्कर में भी अमेरिका को चुनौती दे सकता है। वो हमारा निकटतम पड़ोसी है, हम उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सवाल है कि आज हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि नहीं है।
तो हमें हथियार चाहिए। और वो क्या है, वो भी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो आज वो पूरी दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है, पूरी दुनिया को सामान बेचता है। चाइना दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व है। फॉरेन रिजर्व का मतलब जानते हो? फॉरेन रिजर्व का मतलब होता है गाड़ी का सॉकर। गाड़ी का सॉकर क्या काम करता है? स्प्रिंग। जब झटके आते हैं उसको बर्दाश्त करता है। जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, वो किसी भी राष्ट्र को युद्ध के समय लंबे समय तक मदद करता है, आपातकाल में। ये वही चीज़ थी जो 1991 में हमारे पास नहीं थी। वो कहते हैं ना, इंडिया के पास 2 हफ्ते का भी तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं था। और फिर क्या हुआ, हमने IMF के सामने घुटने टेके कि नहीं टेके? तो चाइना के पास सबसे लंबे समय का रिजर्व है। अब सवाल है, ये हमारा इमीडिएट पड़ोसी है और विस्तारवादी है। उसको पूरी दुनिया में जो है, साउथ चाइना में कितनी हलचल मचा रहा है, हिंद महासागर में प्रवेश कर गया, भारत के आसपास के सभी देशों में क्या कर रहा है, जबरदस्त निवेश कर रहा है। आज पाकिस्तान किसकी गोद में जाकर बैठ गया है? बोले अमेरिका से उतरे हैं, तुम चले वहां पे पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना के हित उसके साथ सधे हुए हैं। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सुना होगा इसके बारे में। तो सवाल यह है कि आज हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? उसके बाद हमारी आंतरिक सुरक्षा, देश के अंदर जो है जिस प्रकार का माहौल इस समय बना हुआ है, और धर्म के बीच में, जातियों के बीच में, क्षेत्र के बीच में, भाषा के बीच में, राज्यों के बीच में तनाव बढ़ता चला जा रहा है। किसी को खालिस्तान चाहिए, किसी को बोडोलैंड चाहिए, किसी को गोरखालैंड चाहिए, किसी को नागालैंड चाहिए, अलग अलग हिस्से चाहिए है। भाषाओं को लेकर लड़ाई, जानवरों को लेकर लड़ाई, अपनी मतों को लेकर लड़ाई चल रही कि नहीं चल रही तुम्हारे देश में? और ऐसी कंडीशन में जो विदेशी शक्तियां हैं, उनके लिए भारत से अच्छा इस आतंकवाद को लिए फर्टाइल ग्राउंड नहीं है। तुम्हारी मान्यताएं अलग है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ, इनको थमा दो हथियार। आज कनाडा में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका हो रहा है? खालिस्तान का। मुद्दा यहां का नहीं, हमारा मुद्दा, हमने उसको दबाया, समर्थन कहां से आ रहा है? वहां से आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है, क्योंकि भारत में क्या है, अलग एक ही जाति के तो लोग तो रहते नहीं है, ना एक ही कलर के लोग रहते हैं, ना एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, ना एक पंथ के लोग रहते हैं। भारत क्या है, हम हमेशा बचपन से पढ़ते चले आए, विविधता में एकता वाला देश है। हम इसको अपनी जो है वो क्या कहते हैं, अपनी जो है परंपरा बताते हैं। लेकिन यही विविधता अपने आप में क्या होता है, बहुत चैलेंज होता है। फ्रिक्शन, जब विविधताएं मतलब क्या होता है, अलग अलग पहचाने, और जब अलग अलग पहचाने होती है तो उनके बीच में घर्षण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसको जरा सी हवा दिया और वो घर्षण बढ़ जाएगा, कभी धर्म को लेकर, कभी जाति को लेकर, कभी लिंग को लेकर, कभी भाषा को लेकर, कभी क्षेत्र को लेकर। राइट और रॉन्ग? और उसमें क्या होता है, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि राष्ट्रीय पहचाने किनारे हो जाती हैं। जब NRC की बात आप कर रहे हो कि भैया जो है वो रजिस्टर बनाएंगे नेशनल, और जो विदेशी हैं उसके साथ क्या हुआ, पूरे देश में उसको एक साथ स्वीकार कर लिया गया। कितनी पार्टियों ने उसके खिलाफ जो है वो बोलना शुरू किया कि आप ये पहचाने क्यों सुनिश्चित कर रहे हो, जबकि किसी भी राष्ट्र का उत्तरदायित्व तो होता है कि वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सबसे पहले रखे, और वो जो बाहरी व्यक्ति हैं वो क्या करना शुरू कर दें, उसकी पहचान सुनिश्चित करे ही करे। किसी भी देश में होता है, लेकिन हमारे देश में अलग तरीके से होता है। इस पर भी पॉलिटिक्स होती है कि नहीं होती है? इस समय दो जो है वो चर्चा में आया। आज भी अगर न्यूज़पेपर उठा के देखोगे कि NRC को पूरे देश में एक साथ लागू नहीं किया जाएगा, और कई लोगों ने मांग किया इसको लागू कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत से विदेशी रह रहे हैं जो आगे चलकर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या हो जाएंगे, खतरा पैदा करेंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? इसके बाद हमारी खाद्य सुरक्षा, इतनी बड़ी आबादी, पेट कैसे भरोगे? इस समय दोनों संकट में है। बहुत बड़ी आबादी भूखी है, और जो पैदा करने वाला है वो भी भूखा है। भारत इस समय भयानक संकट से गुजर रहा है। जो बहुत बड़ी आबादी है उसको 2 वक्त का खाना नहीं उपलब्ध है, और जो खाना उपलब्ध है वो उचित नहीं है, और जो उत्पादक है वो खुद जो है सबसे ज्यादा फांसी लगा रहा है। हर 30 मिनट में एक किसान हमारे देश में आत्महत्या करता है। तो सवाल है, दोनों डिस्ट्रेस में है। तो इसका मतलब ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो गया। अब करोगे क्या, इसका समाधान क्या निकालोगे? और उसके बाद हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनांकीय लाभांश है। देश की 2020 में हम दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी में बदलने जा रहे हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसके पास इतनी बड़ी संख्या में युवा आबादी हो, जिसकी आयु 20 साल से कम होगी। पर अभी मैंने तुम्हें बताया, ये 2-धारी तलवार हमारे हाथ में दे दी गई है। अगर बहुत कम समय में तुमने इसको रोजगार नहीं दिया, इसको अवसर नहीं दिए, इसको दक्षता नहीं दी, तो तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं, ना पाकिस्तान से और ना चाइना से। वो बैठे बैठे तुम्हें मार देंगे यहां से। तुम एक टाइम बम के ऊपर बैठे हो, और तुम्हें नतीजा समझ में आ गया होगा। जरा सी बात होती है, जरा सी अपनी जो है प्रतिष्ठा दिखाने के चक्कर में किसी बाबा को पकड़ लिया, 30 लोग मारे गए। किसने मारा? फलाना आंदोलन हुआ। भारत पाकिस्तान की लड़ाई में 8 दिन में उतना खर्चा नहीं हुआ जितना जो है वो इतने लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने अपनी संपत्ति जला दी। रिपोर्ट आई, प्रकाश सिंह की जो रिपोर्ट आई, इतना नुकसान हो गया। ये नुकसान पाकिस्तान ने नहीं किया, ये नुकसान जो है हमारे अपने लोगों ने किया। सो हम टाइम बम पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आज कश्मीर परेशान है, मतलब 3 साल हो गया। मुझे न्यूज़पेपर की शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन वो मतलब खबर में ना बनाओ। क्या हो रहा है वहां का यूथ? पत्थर उठाए घूम रहा है। बुरहान वानी जिस दिन गया
उस दिन से आज का दिन कश्मीर कभी शांत नहीं रहा। ये कौन कर रहा है? यूथ। ये 5 चीजें हैं, इन्हीं 5 चीजों पर अपने राष्ट्र की जो है चीजों को रख दो। अब इनके लिए मुझे अपने आंतरिक पॉलिसीज और मुझे IR दोनों मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे हथियार चाहिए, मुझे सर्विलांस चाहिए, मुझे जो है चाइना से भी लड़ना है, मुझे पाकिस्तान से भी लड़ना है, और मुझे दुनिया में अपनी ताकत दिखानी है। तो वो सभी लोग जो मुझे सस्ते दाम पर हथियार दे सकते हैं, मैं उनके साथ जाऊंगा। मुझे फूड टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे नए किस्म का एग्रीकल्चर चाहिए, मुझे नए किस्म की सिंचाई चाहिए, जो मुझे दे सकता है मैं उसके साथ जाऊंगा। अगर कहीं बात नहीं हुई, मेरे यहाँ दाल है, हमारे यहाँ फूड प्रोटीन पाया जाता है, हमारे यहाँ प्रोटीन इन्फ्लेशन पाया जाता है, हर व्यक्ति को दाल उपलब्ध नहीं है, प्रोटीन उपलब्ध नहीं है, हम शाकाहारी कंट्री में अभी मेजोरिटी जो है शाकाहारी है, तो भैया हमारे यहाँ नहीं हो रही, हम अफ्रीका के जाकर समझौता करेंगे कि हम तुम्हारे यहाँ दाल पैदा करेंगे और जो तुम उगाना वो हम अपने यहाँ खरीदेंगे। क्लियर है, नॉट क्लियर? ये हम कर रहे हैं, हम उन देशों के साथ समझौते कर रहे हैं, और हमने इसके लिए फोकस अफ्रीका पॉलिसीज लॉन्च करनी शुरू कर दी। हमारी विदेश नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। हम अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ईरान से तेल खरीदेंगे, तुम चाहे उसके ऊपर कितना सैंक्शन लगा दो, और हमें जो है हमारे अपने पैसे में खरीदने की अनुमति दो। हम दबाव बनाते हैं, उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि हमें ये चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और सिर्फ ऐसा नहीं है, हम जाते और वियतनाम से कहते हैं कि हम जाकर तुम्हारे यहाँ तेल एक्सप्लोर करेंगे। चाइना आंखें दिखा रहा है, बोले दिखाते रहो, लेकिन हमारी ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। तो ये हमारी जरूरतें हैं जो हमारी विदेश नीति और हमारी आंतरिक नीति दोनों को प्रभावित कर रही हैं। ये 5 पे भी अगर तुमने फोकस कर लिया तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। 3 दिन पहले रघुराम राजन कहते हैं कि भारत में बहुत बुरी स्थिति है जॉब्स की। 99,000 पदों के लिए रेलवे के लिए 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। आप जॉब्स कहां क्रिएट कर पा रहे हैं? आज आपका यूथ क्या कर रहा है? या तो पिज्जा बेच रहा है, इधर उधर डिलीवरी कर रहा है, या जो है वो क्या कर रहा है, खाना सप्लाई कर रहा है। यही तो कर रहा है। तो देश में दूसरा जो है, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। पढ़ा स्टेटमेंट आप लोगों ने कि भारत में जो है वो बेरोजगारी से ज्यादा अल्प रोजगार एक बहुत बड़ी विकृत स्थिति बन चुकी है। यानी वो काम करता हुआ नजर आ रहा है, उसको इनकम नहीं मिल रही है। तो सवाल है कि ये क्या है? हमारी रोजगार सुरक्षा। रोजगार मतलब मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे मेरी हैसियत के अनुसार, मेरी क्षमता के हिसाब से मुझे इनकम नहीं मिल रही है। सो मैं कहां जाऊंगा? तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जो अगर आपने वास्तव में, मतलब अगर यूपीएससी को पकड़ना चाहते हो, इन्हीं 5 चीजों को जो है वो डाइवर्सिफाई कर दो। अब यहीं से मैं 50 क्वेश्चन निकाल सकता हूं। सपोज मैं ऊर्जा सुरक्षा की बात कर लूं, तो ऊर्जा सुरक्षा कहां है अभी? मैंने देखा मैं फॉसिल फ्यूल्स पे हूं, नॉन रिन्यूएबल पे, गैर नवीकरणीय पे। क्या है? पेट्रोल है, कोयला है, नेचुरल गैस, XYZ। मुझे शिफ्ट कहां करना है? अब सुरक्षा एक तो ये है कि मेरे पास ये संसाधन आ जाने चाहिए। दूसरा, राष्ट्र को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि ये संसाधन सीमित हैं, खत्म हो रहे हैं, 20-25 सालों में खत्म हो जाएंगे। तो मुझे अपनी कंट्री में साइंस, टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरेशन करके मुझे क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। किसकी तरफ? नॉन जो है रिन्यूएबल की तरफ जाना पड़ेगा। सोलर, विंड, बायोगैस, XYZ। आगे चलकर हम क्या करते हैं? इंटरनेशनल सोलर अलायंस एस्टैब्लिश करते हैं कि नहीं करते हैं? इंडिया ही आगे आ जाता है, बोला हम ट्रॉपिकल कंट्री है, उष्णकटिबंध पे रहते हैं, हमारे पास 300 दिन से ज्यादा सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। तो चलो यार मिलकर एक काम करते हैं, चूंकि ये टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी है और इस टेक्नोलॉजी को हमें क्या करना है? सस्ता करना और इसका मास प्रोडक्शन करना है। तो चलो हम एक काम करते हैं, अकेले नहीं हो पाएगा, आओ हम एक समूह बनाते हैं। क्या गए? पेरिस में गए और हमने क्या किया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन बनाया कि नहीं? क्लियर? क्यों? क्योंकि हम मास प्रोडक्शन करके अपने आप को नॉन रिन्यूएबल से किसकी तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं? रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। और ये नई टेक्नोलॉजी, और नई टेक्नोलॉजी को इन समाज के साथ इन्फ्यूज करने में बहुत बड़ी मात्रा में सरकारी प्रयासों की आवश्यकता पड़ती है। विंड एनर्जी, बायोमास, हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी के नए नए संसाधन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये जब खत्म हो जाएगा तो क्या राष्ट्र बैठ जाएगा? नहीं, हमें आज अपने लोगों को 24 घंटे बिजली देनी। बिजली का मतलब क्या हुआ? मूलभूत सुविधा। अरे यार क्या जरूरत है मैं तुम्हें गेहूं चावल दूं? तुम गांव में रहते हो और तुमने कहा कि साहब मुझे जो है गेहूं पीसने की मशीन लगानी है, लेकिन वो मशीन चलेगी कैसे? बिजली चलेगी ना। अगर मैं तुम्हें केवल जो है वो मूलभूत सुविधा दे दूं, मैं तुम्हें लाइसेंस आराम से करा दूं, मैं तुम्हें तुम्हारे यहाँ बिजली पहुंचा दूं जो हाई वोल्टेज पे आ रही है, अच्छे वोल्टेज पे आ रही है, और तुम्हें एक सस्ता सा लोन दिलवा दूं कि तुम्हें 20-50 हजार रुपए लोन मिल जाए, लाख रुपए का लोन मिल जाए, तुमने वो जो है वो गेहूं पीसने की चक्की लगाई, तुम्हारी आजीविका सुरक्षित हो गई कि नहीं हो गई? तुमने सरकार से इससे ज्यादा कोई चीज मांगी कि मुझे सर एक जो है फ्री एंड फेयर लाइसेंस दिला दो, मुझे जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिला दो, और मुझे सस्ता सा माइक्रो क्रेडिट दिला दो साहब। मुझे नहीं चाहिए माल्या साहब जितना बड़ा लोन, मुझे साहब 50,000 से 1 लाख रुपए लोन चाहिए, मुझे आप इतना दिला दो, मैं अपनी आजीविका सुरक्षित कर लूंगा। न केवल अपनी सुरक्षित करूंगा, 2 लोगों को नौकरी पे भी रखूंगा।
यानी मैं क्या करूंगा, मैं खुद ही रोजगार पैदा करूंगा और आय के वितरण का साधन सुरक्षित हो जाएगा। वो जो 2 लोग मेरे यहां नौकरी करेंगे उनको मैं इनकम दूंगा कि नहीं दूंगा? सो दिस इज द डेरिवेटिव इनकम, इसी को हम लोग व्युत्पन्न रोजगार कहते हैं। सो दीज आर द फैक्ट्स जिस पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है। क्लियर है? जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप IR कभी पकड़ ही नहीं पाओगे कि आज मेरी जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं, अरे चलो सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हैं, भारत की विदेश नीति। सर कौन सी किताब पढ़ें? पूछो सर हम क्यों पढ़ें? जब तक ये सवाल तुम नहीं पूछोगे अपने टीचर से तब तक तुम्हारे लिए यूपीएससी में कोई जगह नहीं है। हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं सर विदेश नीति? फिर हम कैसे पढ़ें सर? बात की बात, हम क्या पढ़ें? नाम बताइए किताब का, वीपी दत्त पढ़ना है, फलाना पढ़ना है, बात की बात है, खन्ना पढ़ना है, ये सब बात की बात है। सर हम क्यों पढ़ें, हम कैसे पढ़ें? तो मैं एक राष्ट्र का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हूं और मुझे यह पता होना चाहिए मेरा राष्ट्र अपनी विदेश नीति को कैसे लेकर ड्राइव करेगा। पंचशील पढ़कर खुश हो, नॉन अलाइन मूवमेंट पढ़ के खुश हो, क्या तुम्हारी जरूरतें बदली नहीं है इतने सालों में? ठीक है, आज से 1970 1960 में क्या देश इतना बड़ी युवा आबादी के साथ था? क्या हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी? क्या तुमने इतनी कारें कभी 1970 अपने पिताजी से पूछना कि 60-70 के दशक में, 80 के दशक में क्या पिताजी इतनी कारें हुआ करती थी? इतने ऑटोमोबाइल्स हुआ करते थे? इतने घरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी हुआ करता था? एसी वसी मतलब मोहल्ले में किसी के यहाँ लग जाए तो लोग उससे मिलने पहुंच जाते थे। बोले कितनी ठंडी हवा देता है, कूलर वूलर आ जाए उसको इज्जत मिल जाती थी। नहीं तो घर में एक पंखा चलता, सब लोग उसी में सो लिया करते थे। तो ये सब क्या है? आप ये एसी कूलर जो चला रहे हैं उसके पीछे आपको एनर्जी कंजप्शन आपकी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? लाखों मेगावाट आपकी जरूरत पड़ेगी। अभी क्या होगा, मुझे इस ऊर्जा सुरक्षा को अब क्या करना पड़ेगा? सरकार ने एक और काम किया, बोले यार हम कितना उत्पादित करें, बचाना भी तो जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं नई टेक्नोलॉजी लेकर आऊंगा, एलईडी। मैं जो है स्टार, क्या होता है, बी लेवल दिया जाता है, स्टार लेवल, कि 4 स्टार 5 स्टार, इसका मतलब एनर्जी कंजप्शन कम करेगा। यानी मैं ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट को कम से कम ऊर्जा में चला सकूं। रोशनी तो मैं ये भी दे रहा है, ये 100 वाट का बल्ब, लेकिन क्या हो रहा है 5-5 10-10 वाट का एलईडी क्या होगा, 10 लोगों को रोशनी दे देगा। तो मैं उतनी ही ऊर्जा में 10 घरों को जला सकता हूं कि नहीं जला सकता, उसमें रोशनी दे सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, उजाला लॉन्च किया सरकार ने, एलईडी प्रोग्राम। जाकर आज घर पर जाकर जो यूपीएससी का जितना आज डिस्कशन हुआ है ना, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, तुम्हें ऐसे जो है बिखरा हुआ मिलेगा। बी लेवल लाए हो पेपर, खोलते जाओ धनाधन। अभी मैं दिखा देता हूं जो आज की डिस्कशन हुआ, पेपर कैसे यूपीएससी पूछता क्या तुमसे, तुम तो लटे पड़े हो धकाधक। लाए हो प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पिछले साल के, खोलते जाओ प्री के पेपर, खोलते जाओ देखते जाओ धनाधन। आज जिस चीज हमारी बातें हुई हैं, सूक्ष्म सिंचाई 2012 से आओ और 2018 तक पहुंच जाओ और तुम क्वेश्चन देखना शुरू करो कि आज मेरे डिस्कशन से कितने क्वेश्चन आए हैं। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, सौर ऊर्जा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, देखते जाओ जो मैं बोलता गया हूं। ये नॉन रिवेन्यू वाला भी आया था। हाँ, नॉन रिवेन्यू वाला भी आया हुआ है। कौन सा? सब आएगा बेटा, बता तो रहा हूं, सब आया हुआ है बस। और जिस दिन तुम ये समझ जाओगे वो मुझसे क्या चाहता, वो जो बैठा हुआ धौलपुर हाउस में यूपीएससी, वो क्या चाहता। तुम लोग क्या करते हो, 99% जो सोचते हो मैं क्या चाहता हूं, मैं तो भैया हूं ना, मैं तो बहुत बड़ा, मैं क्या चाहता हूं। अपन एनसीईआरटी स्टार्ट किया है तो यूपीएससी, अब यूपीएससी सोचेगा अरे भाई ने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया, पेपर हिसाब से बनाओ। नहीं नहीं, ठीक है। तो कई बार हम अपने अपने क्षेत्रों से आए होते हैं, वहां पे मान लो 4-5 आदमी को पीटने की रोज आदत है, उसके बिना नाश्ता नहीं करते हैं, तो वो हमारा एटीट्यूड यहाँ भी आ जाता है, हम क्या सोच रहे हैं। तो ये ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अपने आसपास एक जो है वो एक किला बना लेता है, हम क्या सोचते हैं। तुम्हारे हिसाब से पेपर थोड़े ना होगा कि बोले अब अपन एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया है तो अब वो पेपर बनाएगा कि मुन्ना भाई ने जो पेपर जो है वो सेट पढ़ना शुरू किया है। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर नीड्स। तुम्हें इस पे अपनी फोकस करना पड़ेगा कि मेरी कंट्री क्या चाहती है मुझसे। तो कई लोग तो ये समझ ही नहीं पाते कि वो करने क्या जाएंगे इस सर्विस में, वो सर्विस के इसी पार फंसे रहते हैं कि सुने मुखर्जी नगर पहुंचेंगे, फलाने जगह एडमिशन लेंगे तो आईएएस बन जाएंगे। कई बार बोला भी जाता आए हैं आप तो कोई टेंशन बात नहीं, बैठिए आप आराम से आईएएस हम आपको बनाएंगे। फिर किसी ने पूछा भैया वो फलाना कौन सा इंटरव्यू पढ़ लेते, उन्होंने बोला ये 15 किताब पढ़े थे, बोले ये ले आएंगे हम भी बन जाएंगे। अरे यार जो चीज़ है वो तो बताई किसी ने नहीं। यू हैव क्रॉस द लाइन, यू वॉक द लाइन जिसे हम लोग कहते हैं, उस लाइन के पार सोचो कि मैं जब लबासना जाऊंगा, मैं जब सरदार पटेल एकेडमी जाऊंगा, वहां मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो इस चक्कर में क्या होता है, मुखर्जी नगर बहुत टाइम निकाल देते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कई जो पुराने पकड़ो कब आए थे, ठीक है, मैं सर 2010 में आया था। कभी आराम से बैठा के पूछता तो बहुत कुछ बता, मैं 2010 में आया था, मैं 2012 में आया था, गए नहीं। रुक जाते हैं, ठीक है, वो नहीं करना है। अब यार अपनी जिंदगी का सबसे कीमती टाइम यहां निकाल दोगे तो वहां क्या करोगे जाके,
बुढ़ापे में पहुंचोगे, ठीक है, अंतिम पड़ाव पे कोई कर थोड़ा नहीं पाओगे। जब तक जो है राष्ट्र तुम्हें तैयार करेगा तब तक तुम्हारी ज़रूरतें बदल चुकी होंगी। बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू कर चुका होगा, महंगे स्कूल में उसे पढ़ाना होगा, तुम्हारी नीड्स बदल जाएंगी। थोड़ा सा जल्दी पहुंचो, राष्ट्र के किसी काम आ जाओ, ठीक है। तो उसकी नीड समझो कि मेरे नेशन की नीड क्या है। डोंट बी थिंक लाइक ए स्टूडेंट, थिंक लाइक ए ऑफिसर, ठीक है। ये सबसे बड़ा अंतर बता दो। घर पे इस बात का चिंतन करना, स्टूडेंट की तरह मत सोचो। स्टूडेंट की तरह सोचोगे तो कोर्स पूरा करोगे, होता है कोर्स पूरा। और अगर ऑफिसर की तरह सोचोगे तो इंडिया की नीड्स पकड़ना शुरू कर दोगे। फिर उस नीड्स को पूरा करने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े, इंटरनेट पे, बुक्स पे, कहीं भी जाना पड़े, मैं वो सब कुछ करूंगा। और जिसने ये बारीक सा अंतर है, इसने पकड़ लिया, मैं बताता रहा हूं, इससे सरल एग्जाम नहीं है कोई, नहीं है कोई। तुम्हें समझ में आ जाएगा यार, इसमें तो मुझे कुछ ना रटना है। मैं चाहे 3rd डिवीजन हूं, चाहे मैं 2nd डिविजनर हूं, मैं गांव से आया हूं, देहात से आया हूं, हिंदी वाला हूं, अंग्रेजी वाला हूं, डजंट मैटर, कोई मैटर ही नहीं करता। ये लाइन ही ड्रॉ कर खत्म कर देता, वहां पे जितने विभाजन है सब खत्म कर देता है। बोले तुम ऑफिसर हो कि नहीं हो। उड़िया में लोग एग्जाम देते हैं, फारसी में एग्जाम देते हैं, उर्दू में एग्जाम देते हैं, उनको ना अंग्रेजी आती ना हिंदी आती है, बंगाली में देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उनको यूपीएससी की नीड पता होती है, मेरे से जानना क्या चाहता है, नंबर ऑफ बुक्स या डेप्थ ऑफ नॉलेज, वेरिएबिलिटी ऑफ नॉलेज, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। मैं अपने देश को अपने चश्मे से देखना शुरू करता हूं, मेरी नीड्स क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मन नहीं आएगा, अरे सर ने कोई जादू नहीं बताया, वो वाली किताब नहीं बताई जिससे क्वेश्चन फंसता है, वाली किताब मेरे पास आ जाएगी बाबू, तो मैं यहाँ तुम लोग के साथ इतना जो अपना गला थोड़ा सिखाऊंगा, बाहर वाली दुकान में बैठूंगा, 1-1 करोड़ रुपए में एक किताब बेचूंगा और बिकेगी। बहुत पैसे वाले हैं देश में, 750 करोड़ रुपए शादी में खर्च कर देते, 1 करोड़ की किताब नहीं ले पाएंगे। देश में अब इतनी गरीबी है नहीं, आराम से बेचूंगा, क्या दिक्कत है, कहे अपने पैर और हाथ और अपनी गर्दन को दर्द करूंगा। पर सवाल है कि आप थिंक करना शुरू करो। नीड्स क्लियर है, अब इसको अपना बेस बनाओ कि मेरी इन नीड्स को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। खाद्य सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित हो पा रही है। अब खाद्य सुरक्षा में ज़मीन पर होती है, टेक्नोलॉजी पर होती है, कृषक समाज करता है, निवेश चाहिए होता है। क्या है, क्या था, क्या हो सकता है, बस आ गया। क्या क्या आप कर सकते हैं। सरकार कह रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आने के लिए, सरकार कह रही ड्रिप सिंचाई के लिए, सरकार कह रही है जो है वो नए इनपुट्स देने के लिए, तो निवेश बढ़ाने के लिए। तब क्या क्या होगा, इनपुट्स मारते जाओ। ये जिसको पता है, न्यूज़पेपर में तुम्हारे सामने ऐसा रखा हुआ है, सारा नोट्स हमारा बना हुआ है। तुम चाहे नोट्स बनाओ चाहे ना बनाओ, उसी के अंदर मार्क करके खत्म कर सकते हो, बट तुम्हें पता तो मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप डन।